एक जमाना था गांधी का कि वो एक आवाज देते थे और लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी बिना कुछ सोचे समझे उनके पीछे चल देते थे। हाँ। अंतिम समय के अंदर वो अपना प्रभाव खो चुके थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, प्रकाश श्रीवास्तव ये बात नहीं कह रहा, ये मौलाना आजाद ने भी लिखी है अपनी पुस्तक में। वो इंडिया मीन्स फ्रीडम में लिखते हैं मौलाना आजाद कि पहले गांधी की छोटी से छोटी अपीलों का बहुत बड़ा असर होता था, लेकिन आजादी के आते आते, या मतलब 47 के समय का जिक्र करते हुए मौलाना आजाद लिख रहे हैं कि गांधी की बड़ी से बड़ी अपीलों का असर नहीं होता था। डायरेक्ट एक्शन डे होता है, नेवल रिवोल्ट, म्यूटिनी, आजकल लोग बोलते हैं रिवोल्ट बोलिए, म्यूटिनी मत बोलिए, तो नेवल रिवोल्ट होता है। बट वील कम टू डायरेक्ट एक्शन डे, इसमें और फिर गांधी जी की पॉपुलैरिटी डिक्रीज होने में बहुत ज्यादा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कुछ रिलेशंस है। तो उससे क्या हुआ ऐसा? देखिए क्या हुआ कि डायरेक्ट एक्शन डे जब हुआ तो डायरेक्ट एक्शन डे होने के बाद कांग्रेस पर ये आरोप लगे, और इवन एक मैं अगर बहुत ही न्यूट्रल बात करूं, हो सकता है कि अगर हम कांग्रेस पे आरोप लगे कि कोई भी नेता डायरेक्ट एक्शन डे के बाद कलकत्ता नहीं गया। ओके। जबकि जो इतना सब हो गया था तो जाना चाहिए था। और अगर हम बहुत न्यूट्रल अकाउंट लें लियोनार्ड मोस्ले का, लियोनार्ड मोस्ले ब्रिटेन के एक बहुत बड़े पत्रकार थे और 60 के दशक में उन्होंने एक पुस्तक लिखी भारत के विभाजन के ऊपर। तो उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण लाइन लिखते हैं वो कि कलकत्ता में जो सब दंगा हो रहा था और हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, उसके बाद भी और उस दौरान भी कांग्रेस के नेता और खासकर नेहरू कलकत्ता नहीं गए, क्योंकि वो अपना कैबिनेट बनाने में व्यस्त थे। क्योंकि नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बन चुके थे तब तक, अंतरिम सरकार के, तो अपना कैबिनेट चुनने में व्यस्त थे। और उस कैबिनेट में कितनी हिस्सेदारी जिन्ना की होना चाहिए, तो जिन्ना उस काम में व्यस्त थे। तो इन दोनों नेताओं ने जहमत नहीं उठाई कि वो कलकत्ता में जाके शांति स्थापित करे। तो मोस्टली कटाक्ष जो है वो कांग्रेस को उस वक्त करते हैं। और मैं इसलिए उनका उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण में किसी और, क्योंकि एक न्यूट्रल व्यक्ति है जिसकी हम न्यूट्रल निष्पक्ष होने पर सवाल नहीं लगा सकते हैं। तो उसका ये तो इवन गांधी का जो पहला बयान आता है जब वो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे शुरू होता है, और ठीक है सूचना क्रांति का दौर नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि 24 घंटे के अंदर कलकत्ता में जो हुआ उसकी खबर दिल्ली में ना पहुंचे, ऐसा भी नहीं था। टेलीग्राम तो था, टेलीग्राम होते थे, ट्रंक कॉल होते थे, तार होते थे, सब चीजें थी। तो ये गांधी की जो पहली प्रतिक्रिया है वो 19-20 अगस्त के आसपास आती है। उसमें भी गांधी कहते हैं कि कलकत्ता में जो हो रहा है उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। तो उनकी प्रतिक्रिया, जिस तरह का रिएक्शन गांधी का छोटी मोटी हिंसाओं पर जो आता था, जो खासकर जिसमें हिंदू दोषी होते थे और मुस्लिम पीड़ित होते थे, तो उनका बड़ा ही वेग बहुत ही पूरे वेग का, मेरा मतलब हिंदी वेग शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, पूरे प्रभाव के साथ जो है ऐसी घटनाओं का वो निंदा करते थे। लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे की निंदा करने में या उस पर अपनी बात कहने में उन्होंने काफी समय लगाया। लेकिन उसके बाद नौआखरी में जब दंगा होता है तो तब भी गांधी को वहां पर 29 अक्टूबर को पहुंचना चाहिए था। 29 अक्टूबर को रवाना होते हैं दिल्ली से, 29 अक्टूबर 1946 को, कि जब उन्हें, क्योंकि पहले नौआखरी में जब दंगा शुरू होता है 10-15 अक्टूबर के आसपास, जो लक्ष्मी पूजन, जब बंगालियों का त्योहार होता है, उस दिन जब दंगा शुरू होता है, उसकी खबरें जब निकलकर सामने आना शुरू होती है, क्योंकि बहुत ही आइसोलेटेड इलाका था वो, तो उसकी घटनाएं जब निकल कर सामने आती है, आनंद बाजार पत्रिका, बाकी अन्य बंगाली अखबार जब छापते हैं, और फिर जब उसको लेकर विरोध प्रदर्शन गांधी की सभाओं में होना शुरू होता है, तो बड़ा तगड़ा विरोध प्रदर्शन गांधी की सभाओं के अंदर, लोग बोलते हैं कि हम नौआखरी में सब हो रहा है, हिंदू महिलाओं के बलात्कार होने, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो गांधी उस पर जो बयान देते हैं, गांधी कहते हैं कि अगर किसी महिला का बलात्कार हो रहा है तो उसे अपनी जबान को अपने दांतों के बीच चबाकर मर जाना चाहिए। ये बाकायदा संपूर्ण गांधी वांग्मय जिसे भारत सरकार ने प्रकाशित किया है, उसके अंदर ये गांधी का बयान है, और ये मेरी पुस्तक के अंदर ही मैंने ये बयान दिया है। पर उन्होंने ऐसा बयान दिया ही क्यों? अब ये तो गांधी बताएं। तो गांधी ने बयान दिया कि महिलाओं का अगर बलात्कार होता है तो अपने शील की रक्षा के लिए उन्हें दांतों के बीच में जुबान को दबा के मर जाना चाहिए, ये उन्होंने बयान दिया। तो इस बयान की बड़ी तीखी प्रतिक्रिया पूरे भारत के अंदर आई। वो बोला कि इस तरह का गांधी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, गांधी महिलाओं को इस तरह के सुझाव दे रहे हैं। तो गांधी को अगले दिन इसका खंडन करना चाहिए था, या उसके लिए कुछ एक बात कहनी चाहिए थी, लेकिन गांधी ने अपनी बात पे कायम रहे। अगले दिन उन्होंने जो बयान दिया वो और भी चौंकाने वाला था। गांधी ने कहा उस दिन प्रार्थना सभा में, वो सब तारीखें और सब पेज नंबर लिखे हुए मैंने अपनी पुस्तक के अंदर, कि और संपूर्ण गांधी वांग्मय से सब कुछ मैंने लिया, जिसकी सत्यता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो गांधी अगले दिन अपनी प्रार्थना सभा में कहते हैं कि
मैंने कल कहा था कि महिलाओं को अपने दांतों के बीच में जुबान दबाकर मर जाना चाहिए, लेकिन मैंने इस आत्महत्या के इस तरीके पर दो लोगों से चर्चा की, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय और डॉक्टर सुशीला नैयर। ये दोनों मेडिकल डॉक्टर हैं। तो मैंने इनसे जब इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने कहा कि किसी मनुष्य के लिए दांतों के बीच में जुबान दबा के मर जाना असंभव है। यहां तक कि वो खुद का गला घोटकर भी कोई नहीं मर सकता, अपने हाथों से गला घोटकर नहीं मर सकता कोई। ये मेडिकल साइंस के अंदर इसको नहीं मान, मेडिकल साइंस ये नहीं कहता कि ऐसा संभव है। लेकिन हां, अब मेरे पास एक दूसरा तरीका है कि इसलिए मैं अब सुझाव दूंगा कि महिलाओं को अपने पास जहर के कैप्सूल रखना चाहिए, अपने पास जहर रखना चाहिए कि अगर ऐसा मौका आए तो वो जहर खा के मर जाए। तो गांधी ने जो पहले दिन तरीका बताया तो डॉक्टर ने उनको बताया कि नहीं, मेडिकल साइंस में संभव ही नहीं है कि खुद का गला घोटकर या दांतों में जुबान देकर कोई मर जाए। तो बोले जहर खा के मर सकता है? बोला हाँ, जहर खा के तो कोई मर सकता है। तो अगले दिन उन्होंने बोला कि नहीं, अब मरने का तरीका मैं आज आपको ये बताता हूं। तो ये जो बयान थे गांधी के, इसको लेकर बहुत विरोध हुआ उस दौर में। फिर गांधी पर दबाव बना, क्योंकि आचार्य कृपलानी उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष बन चुके थे। तो आचार्य कृपलानी और सुचेता कृपलानी को नोआखली की स्थिति देखने के लिए भेजा गया। तो वो जब आचार्य कृपलानी वहां से आए और उन्होंने कृपलानी रिपोर्ट के नाम से उसको जाना जाता है, जो उन्होंने नोआखली का वर्णन उस रिपोर्ट में दिया। जैसे संदेश खाली में आपने देखा होगा कि अभी कई लोग जा रहे हैं, नोआखली और संदेश खाली की घटनाओं को कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल करीब करीब मॉडस ऑपरेंडी है, एक जैसी है। तो जब कल कृपलानी की रिपोर्ट जब आती है सामने, तो कृपलानी जो उसमें पूरा हाल बताते हैं, तो गांधी पूरे देश के अंदर एक बहुत उग्र वातावरण बन जाता है। तो गांधी नोआखली जाने की घोषणा करते हैं। तो 29 अक्टूबर को वो कलकत्ता पहुंचते हैं, अगर मैं तारीख सही बता रहा हूं तो 29 अक्टूबर 1946 को। तो उन्हें अगले दिन ही नोआखली के लिए निकलना था। लेकिन गांधी को रोक लिया गया वहां पर। उस समय सोहरावर्दी वहां का मुख्यमंत्री होता था, जिसको हम बूचर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। उसने गांधी को कहा कि आप नोआखली चले जाइए, लेकिन कलकत्ता के अंदर भी स्थिति खराब है। तब तक कलकत्ता में हिंदू मुसलमान का पलड़ा बराबर हो चुका था, मतलब हिंदू तब तक उभर चुके थे और बराबरी से मुकाबला कर रहे थे। तो बोला अभी कलकत्ता में ईद का त्योहार जो आने वाला है, ईद का त्योहार आने वाला है, कलकत्ता में अशांति हो सकती है, तो इस 6-7 दिन आप और कलकत्ता में रुक जाइए, क्योंकि आप रहेंगे तो यहाँ पे शांति बनी रहेगी। तो ऐसे करके रोक लिया और तब तक वहां पे हिंसा चलती रही और जितना उनको 7-8 दिन में करना चाहिए था करा। गांधी जब तक पहुंचे तब तक नोआखली के गांव जो है हिंदुओं से खाली हो चुके थे। वो सब कैंप के अंदर डर डर के, जो मुख्यालय, नोआखली मुख्यालय जो जिला हेडक्वार्टर होता है, वहां पे वो कैंप के अंदर हिंदू हजारों लाखों की तादाद में रह रहे थे। और गांव जो है पूरे की पूरे नोआखली में मुसलमानों से, हिंदुओं से खाली हो गए थे। फिर यहां पर मतलब निश्चित तौर पर गांधी ने नोआखली में जो कार्य किया वो काबिल तारीफ काम है। मतलब मैं कहता हूं कि खासकर जो 2 जनवरी 1947 को उन्होंने नोआखली पे जब वो देखा उनको कि यार मुझे एक जगह बैठकर, श्रीरामपुर में उन्होंने अपना कैंप बनाया था, नोआखली का एक गांव था श्रीरामपुर, वहां सर वो कंट्रोल करना चाह रहे थे कि शांति स्थापित करना चाह रहे थे। लेकिन लगा कि जब मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं तो उन्हें लगा कि मुझे हिंदुओं की पुकार सुनने के लिए नोआखली के गांव गांव में जाना पड़ेगा। तो 2 जनवरी 1947 को गांधी पदयात्रा शुरू करते हैं। और ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि गांधी ने जो करीब करीब 140 मील की पदयात्रा नोआखली में नंगे पांव की थी, हर गांव में जाके हिंदुओं की व्यथा, जो बच्चे कुछ हिंदू थे उनकी सुनी थी। और ये मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि गांधी की दांडी की यात्रा से ही महान उस यात्रा को मैं मानता हूं। अच्छा। और ये आखिरी बार था जब गांधी ने हिंदुओं के जख्मों पर मलहम लगाया था। उसके बाद ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। तो गांधी गांव गांव गए, गांव गांव जाकर वो हिंदुओं की व्यथाएं सुनी, उन्होंने अपनी आंखों से हाल देखा, हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुए उनको उन्होंने रिकॉर्ड पे रखा, जिससे शिकायत वो ऊपर तक पहुंचा पाए। तो गांधी ने जो कार्य किया था उस 140 मील की यात्रा में नंगे पांव, और मुसलमान लोग जो नोआखली के थे उनके रास्ते में मल मूत्र बिखेर देते थे। शीशे के जो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे कांच के टुकड़े, उनके रास्ते के अंदर बिखेर दिए जाते थे कि नंगे पांव आएंगे तो उनके पांव में लग जाएंगे। जिस बांस के पुल पर एक 76 साल 77 साल का बुड्ढा इस उम्र में चलता था, उस पुल के कमजोर कर देते थे उन बांस के पुलों को कि हो सकता है गांधी गिर जाए। एक बार तो यह हादसा होते होते बचा कि गांधी एक पुल पर चढ़ने ही वाले थे कि अचानक वो पुल नीचे ढह गया। अगर गांधी 10 फीट ऊंचा पुल था, वो खाई एक नाले के ऊपर बना हुआ, तो अगर वो गांधी गिर जाते तो शायद उसी दिन उनके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती बड़ी। तो इस तरह के गांधी के ऊपर मुसलमान हमले कर रहे थे उस दौरान, उनको बच्चों से, मतलब बहुत बहवा वर्णन उस दौर का मिलता है। लेकिन मेरी नजर में गांधी की दांडी यात्रा से महान वो नोआखली की यात्रा थी। लेकिन यहां पर मैं ये भी उल्लेख करना चाहता हूं कि वो गांधी का अंतिम कार्य था
जो उन्होंने प्रो हिंदू हिंदुओं के लिए किया। उसके बाद वो सिर्फ ऐसा लगा कि मुस्लिमों के जख्म, मुसलमानों के आंसू पोंछने का ही उसके बाद काम करते रहे। गांधी ने आखिरी मलहम जो हिंदुओं को लगाया वो नोआखली में लगाया था। लेकिन नोआखली में जब वो कार्य कर रहे थे तो उसी वक्त बिहार के अंदर दंगे शुरू हो गए थे। अक्टूबर में शुरू हो गए थे। नोआखली के दंगों के 15-20 दिन बाद जब खबरें आई तो बिहार में भी दंगे शुरू हो गए, लेकिन बिहार के दंगे रुक गए थे। ये फरवरी 1947 तक आते आते बिहार में जो दंगे थे वो एंटी मुस्लिम राइट्स जिसको हम कहते हैं, हिंदू मुसलमानों को भारी पड़ रहे थे वहां पर। लेकिन फरवरी तक आते आते कांग्रेस, तो नेहरू ने बहुत तगड़े उधर हवाई हमले की धमकी देकर, और नगर नौसा पटना के पास एक जगह है वहां पे 400 किसानों को गोली से हिंदू किसानों को मरवा दिया था। ऐसा कहते हैं कि नेहरू के आदेश पे हुआ था, और सबूत भी इस तरह की तरफ इशारा करते हैं। तो बिहार के दंगे कंट्रोल हो गए थे। लेकिन फरवरी में अचानक कुछ लोगों ने, बिहार के मुसलमानों ने जो है गांधी को नोआखली से बाहर निकालने के लिए बिहार की कहानियां थोड़ी बड़ा चढ़ाकर बताएं कि यहां पर मुसलमान डरा हुआ है। वो मुसलमान डरा हुआ मुसलमान जो है ना, ये 100 साल से भारत का एक जुमला है। ये आज भी 2024 में भी सुनते हो तब भी। तो बिहार का मुसलमान डरा हुआ है और बापू आप हमें बचाने के लिए आ जाओ, ऐसे कर करके गांधी को, तो नोआखली की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि गांधी अपने मिशन को बीच में छोड़कर बिहार आ गए। अच्छा, और उधर उल्टा काम किया क्या? जो तो बिहार के मुसलमानों को बचाना था उनको, तो वो हिंदुओं को वहां पर छोड़कर बीच में मार्च के पहले हफ्ते के अंदर वो 47 में बिहार आ जाते हैं। अब कहानी ये है, बाद में खुद आचार्य कृपलानी जब 14, 15, 16 जून को 1947 में भारत के बंटवारे का प्रस्ताव जब पारित किया जाता है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में, उसमें जब आचार्य कृपलानी भाषण देते हैं तो खुद कहते हैं कि मेरा गांधी की अहिंसा से विश्वास उठने लगा है, कि गांधी की अहिंसा ना ये नोआखली के अंदर असर करती दिखाई दी बहुत ज्यादा, ना बिहार में करती दिखाई दी, और जो नोआखली और बिहार में उन्होंने कार्य किया उसका असर पंजाब में होता दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरा इस अहिंसा से विश्वास उठ गया। मुझे लगता है कि पंजाब में क्या हो रहा था? पंजाब में भी दंगा शुरू हो चुका था तब तक। अच्छा, मतलब जो डायरेक्ट एक्शन डे से जो दंगों की आग फैलती है वो नोआखली होते हुए, बिहार होते हुए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, सबको अपनी लपेटे में ले लेती है। तो भारत के एक साथ कई शहर जल रहे होते हैं। तो आचार्य कृपलानी कहते हैं कि ये पंजाब के दंगों को ये कार्य नहीं रोक पाया, तो मेरा अहिंसा में जो रास्ता गांधी का उस पर से विश्वास उठने लगा। और मैं तो ये कहता हूं कि खुद गांधी जी का भी अपने रास्ते पर से विश्वास उठने लगा, इसलिए मुझे लगता है कि हमें बंटवारे पर सहमत हो जाना चाहिए। तो ये स्थितियां थी जिससे गांधी अपनी जो कहते हैं कि लोकप्रियता उनकी तो गिरी रही थी इन सब वजहों से, लेकिन उनका जो प्रभाव जो था, एक जमाना था गांधी का कि वो एक आवाज देते थे और लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी बिना कुछ सोचे समझे उनके पीछे चल देते थे। हाँ। अंतिम समय के अंदर वो अपना प्रभाव खो चुके थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, प्रकाश श्रीवास्तव ये बात नहीं कह रहा, ये मौलाना आजाद ने भी लिखी है अपनी पुस्तक में। वो इंडिया मीन्स फ्रीडम में लिखते हैं मौलाना आजाद कि पहले गांधी की छोटी से छोटी अपीलों का बहुत बड़ा असर होता था, लेकिन आजादी के आते आते, यहां मतलब 47 के समय का जिक्र करते हुए मौलाना आजाद लिख रहे कि गांधी की बड़ी से बड़ी अपीलों का असर नहीं होता था। खुद प्यारेलाल उनके सेक्रेटरी लिखते हैं कि गांधी अपने अंतिम समय में तेजहीन, आभाहीन, निराश दिखने लगे थे। खुद गांधी अपने अंतिम समय में कहते थे कि वो जानते थे कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो बार बार ये कहते थे। उनका एक बड़ा तकिया कलाम बन गया था। प्यारेलाल नैयर उनके सेक्रेटरी थे गांधी जी के, उनने गांधी पूर्ण आहुति 4 भाग में लिखी है, कम से कम 1-1.5 पेज है वो। गांधी के अंतिम जीवन का उसमें वर्णन है, इसलिए उसका नाम पूर्ण आहुति रखा। उसमें प्यारेलाल नैयर लिखते हैं कि गांधी का एक जुमला बन गया था, वो इतने निराश हो गए थे, उनको सुनता ही नहीं था कोई। तो जब कोई उनकी बात नहीं सुनता तो गुस्से में कहते थे, तुम मेरी बात तुम सुनते क्यों नहीं हो? चिता पर बैठा मुर्दा तुमसे ये कह रहा है। मतलब खुद को वो चिता पर बैठा मुर्दा मानने लग गए थे। अच्छा, मतलब गांधी अपने अंतिम समय में प्रासंगिकता अपनी खो चुके थे।